अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज का प्रोग्राम बराह रास्त हमारे कराची स्टूडियो से। कराची वैसे ही खबरों का हिस्सा रहा आज पूरा दिन, खास तौर पे डॉक्टर आसिम के केस में जो नई डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से हमने देखा कि उन पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात को बरकरार रखा गया। तफ्तीशी रिपोर्ट जो उनके खिलाफ आई थी जिसमें उनको क्लीन चिट देने की कोशिश की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया और अब बाकायदा कहा जा रहा है ATC यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये केस चलेगा। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जंक्चर नजर आ रहा है हमें कराची में, खास तौर पे रेंजर्स की इख्तियारात के मामले की वजह से, क्योंकि ऐसा लगता है एक नहीं दो महाजों पे रेंजर्स इस वक्त लड़ रहे हैं। एक अपने इख्तियारात के हवाले से ताकि कराची ऑपरेशन को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके खुश उसलूबी के साथ। उनकी जो हैसियत है कराची ऑपरेशन में हम देख सकते हैं कि जनरल नवीद मुख्तार द कोर कमांडर ऑफ कराची, उन्होंने हेडक्वार्टर्स को विजिट भी किया और इस बात को सराहा कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं रेंजर्स का कंट्रीब्यूशन। और दूसरी ही तरफ नजर ये भी आता है कि प्रोसिक्यूशन के हवाले से भी रेंजर्स को अदालत में भी एक महाज के ऊपर लड़ना पड़ रहा है, अपने गिरफ्तार किए लोगों के हवाले से भी, और बहुत सारी चीजों पे वो बैक फुटिंग पे भी जाते हैं। लेकिन ये जो बैक फुटिंग पे जाने का मामला है इसमें कुछ ना कुछ हमें नजर आता है कि कुछ गहराई और भी है। खास तौर पे अगर हमें याद हो कि रेंजर्स की जो 9-0 पे रेड्स रही हैं उसके हवाले से भी उनकी प्रेस रिलीजेस, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बहुत सारे अहम नकात को उठाया जाता था। खास तौर पे ये भी कहा गया कि 9-0 से नेटो का असलहा बरामद हुआ, उसके हवाले से कोई बात नहीं की गई। ये सारे अभाम हैं जिसको हम आज एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ मामला ये भी कि पहले तो बहुत प्रेशर दिया जा रहा था सिंध हुकूमत के ऊपर कि फौरी तौर पे रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी हो, और ये एक उनकी आईनी हैसियत थी। उन्होंने कहा कि जी जब तक इसको सिंध असेंबली इस करारदाद को मंजूर नहीं करती तो हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। इस करारदाद की मंजूरी जो कि सिंध असेंबली की पेश की हुई करारदाद जो उन्होंने अददी अक्सरियत से पास की उसी के हवाले से हुई, यानी रेंजर्स के इख्तियारात मशरूत हैं। 4 माह के बजाय उनको ये इख्तियारात 2 माह के लिए दिए गए, और अब जबकि ये मामला तकरीबन 21 दिसंबर को तय पाया है, उनकी इख्तियारात की तोसी 6 दिसंबर से ही हुई, यानी 6 दिसंबर से लेकर 6 फरवरी तक उनके पास ये इख्तियारात। और कुछ खबरों के मुताबिक ये भी कहा गया कि जो नोटिफिकेशन उन्होंने वफाकी हुकूमत को यानी वजीर दाखिला तक पहुंचाई उसमें लफ्ज दहशतगर्दी पहले मिसिंग था, फिर उसको दोबारा सही करके वापस पहुंचाया गया। एक और इंटरेस्टिंग खबर इस हवाले से ये भी है कि एक तरफ तो उनकी जो तोसी का मामला, इनके रेंजर्स की इख्तियारात की तोसी का मामला इल्तवा में पड़ा हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ रेंजर्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से जो तजावीज गई हैं उसमें 2 अरब 87 करोड़ का मंसूबा विफाक की मंजूरी के लिए पेश किया गया है। अगर हमें याद हो कि इसी तरह की खींचातानी हमने पिछली दफा भी देखी थी जब रेंजर्स के इख्तियारात खत्म हो गए थे और उनकी तोसी का मामला था, और उस वक्त CM सिंध ने जो तकरीबन इनको महकमा जंगलात के 9000 एकड़ की जमीन दी थी, जो कि बाद में अगर हम इसका ऑन रिकॉर्ड देखते हैं तो कहा जाता है ये पाक अफवाज को दी गई, लेकिन इनिशियल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी रेंजर्स को दी जा रही थी। ये क्या मामला है? ऐसा लगता है कि जो रिलेशनशिप है सिंध हुकूमत का और रेंजर्स का वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स है। इसमें बात करेंगे। आज जो हमारे मेहमान हैं मौजूद हमारे साथ, उनका आपसे तारुफ करा दूं। कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं रेहान हाशमी साहब, MQM से आपका ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच रेहान फॉर बीइंग हियर। और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर सईद खनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और इमरान इस्माइल साहब PTI से, उनसे भी तासुरात लेंगे इस उभरती हुई बदलती हुई सूरत हाल पे। सबसे पहले रेहान, क्या कहेंगे, आपको लगता है कि सिंध हुकूमत खुल के हिमायत कर रही है डॉक्टर आसिम की, खास तौर पे जो बातचीत की जा रही है, जिस हवाले दिए जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं? बिस्मिल्लाह। देखिए सिद्रा, ये बात तो खुलकर सामने आ गई है कि सिंध गवर्नमेंट जो डॉक्टर आसिम के हवाले से एक पार्टी बनती हुई नजर आई है, और चाहे वो रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी ना करना हो, हिले बहाने करना हो, ऐसी चीज़ जो कि असेंबली में पहले पेश नहीं की गई उसको अब असेंबली में लाना हो, तो ये तमाम चीज़ें तो लग रही हैं कि तसादुम की तरफ जा रही है और गैर मुनासिब इंतहाई। मगर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई। मैं तो समझता हूँ कि इसमें पीपल्स पार्टी वाले ही खुद जिम्मेदार हैं। अगर तो उनमें इतनी कैपेबिलिटीज़ होती, गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम करते, सिंध के और बिलखसूस कराची के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते, तो ये सूरत हाल ही नहीं होती। वो पुलिस को डीपॉलिटिसाइज कर देते, अपने असर रसूख को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। आपको याद होगा 2013 में हमने शदीद तरीन मुतालबा किया
और मुतालबा इसलिए किया कि जब लोगों को शिनाख्ती कार्ड देकर ज़बह किया जा रहा था कराची में, जब टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे थे लोग, और ये कोई नहीं पूछता कि जनाब टारगेट किलिंग का शिकार होने वाले उसमें अक्सरियत तो एमक्यूएम के हमदर्दों की थी। लेकिन बिलखुसूस में डॉक्टर आसिम केस की अगर यहाँ पे बात करूं, मौला बख्श चांडियो साहब जो कि मुशीर हैं वजीर आला सिंध के, उन्होंने भी इस हवाले से एक स्टेटमेंट दिया। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहले जरा उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं और उसके बाद इस डिस्कशन को कैरी ऑन करते हैं। किसी भी आदमी का जो हमसे वाबस्ता हो, पार्टी में हो या हो किसी और रिश्ते में वाबस्ता हो, अगर उसके लिए इंसाफ की तकाजा मांग रहे हैं और हमने मदद की तो क्या हमने गुनाह किया है? एक रियासत के ऐसे आम शहरी की भी, लेकिन अगर हमारे साथ ताल्लुक है, चलो जरदारी साहब के दोस्त ही सही, लेकिन वो उस वक्त मनसब पे थे, वो एक वजीर की हैसियत थी, सेनेटर रहे, वफाकी वजीर रहे, रिश्ता तो रहा है ना। अगर उसके इंसाफ के लिए हमने बात की है तो यार क्या गुनाह किया है? रिश्ता तो रहा है, और इस रिश्ते पे ऐसा लगता है कि अचानक से पाकिस्तान पीपल्स जाग उठी है। इससे पहले पीपीपी ने इसके हवाले से कुछ नहीं कहा था। रियान साहब, थोड़े दिन पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि तमाम जो इशारे थे, जो गठजोड़ थी, जैसे वो 28 अफराद जिनके इलाज के हवाले से बार बार बात की जा रही है, वो सब के सब एमक्यूएम के कारकुनान को कहा जा रहा था। देखिए, ये तो वो लोग जो अभाम पैदा कर रहे थे, ये तो उनसे पूछा जाए तो मुनासिब होगा। मगर आज अगर पीपल्स पार्टी को हकूक याद आ रहे हैं, जमहूरी तर्ज अमल याद आ रहा है, तो सिंध हुकूमत को उस वक्त सोई हुई थी। सिंध हुकूमत जब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा को और की रहनुमा को जंगी कैदियों की तरह बांध के ले जाया जा रहा था, उस वक्त कहाँ सो रहे थे ये? जब एक बड़ी पार्टी के कारकुनान को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा था, सैकड़ों लोगों के सामने से गिरफ्तार करके 4 महीने बाद मुकाबला शो करके बेगोरो कफन छोड़ दिया जाता था, उस वक्त कहां सो रहे थे? इनके शहरी नहीं थे क्या वो? हमारी तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात तो मौजूद हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो, मिसिंग पर्सनस हो, चाहे वो ये नारवा सलूक हो, वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। बावजूद उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के हम इस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने को तैयार हैं कि रेंजर्स के इख्तियारात में किसी तौर पर भी कमी हो, बल्कि उनको उसी इख्तियार के साथ बेहतर तरीके से परफॉर्म करने का मौका दिया जाए। उसकी वजह यह है कि देखें, कराची में ऐसे एरियाज मौजूद हैं कि जहां पर कलदम जमातें, एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर जो है पेनिट्रेट कर चुका है और अपनी अमलदारी भी कायम कर चुका है, जहां पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं जा सकती। अब कराची के लोग मुतमन्नी हैं कि रेंजर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भरपूर तरीके से कराची को अमन का गहवारा बनाए, उन तमाम एलिमेंट्स का खात्मा करे। आप मानते हैं कि रेंजर्स के बगैर ये नामुमकिन है? देखिए, बात वही आ गई, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इतनी कैपेबल होती, इतनी सलाहियतें होती, उनको पुलिस को उन्होंने इतना मजबूत किया होता तो ये जरूरत पड़ती क्या? ये तो सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की मेरा ख्याल है और सिंध गवर्नमेंट की थी कि करे। अब तो रेंजर्स हैं मौजूद, रेंजर्स की सुपरविजन में मैं तो ये कहता हूं, मेरी जात की राय तो ये है कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस का भी क़याम अमल में लेकर आ जाना चाहिए। ये पता नहीं किस बात पे सो रहे हैं, ये या तो सिंसियर नहीं है, कराची में चाहते हैं कि अमन अमान खत्म होता है। इनके साथ हुकूमत में रहे, लेकिन आपको फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और सिंध हुकूमत की सिंसेरिटी पे डाउट है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, क्यों बार बार आप मौका देते हैं लोगों को उंगलियां उठाने का कि वो सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की नीयत पे शुबा करे कि ये चाहते ही नहीं है कि करप्शन और दहशतगर्दी कराची से, सिंध से खत्म हो? एक तो बड़ी बदनसीबी है कि इस वक्त महसूस ही हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जो दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के रास्ते में एक रुकावट है और वो दहशत गर्दों को बचाना चाहती है जी। महसूस ही हो रहा है कि पूरे मुल्क में कहीं कोई दहशत गर्दी का खौफ नहीं है, कहीं पूरे मुल्क में दहशत गर्द नहीं है। एक आदमी इस मुल्क का सबसे बड़ा दहशत गर्द है और वो है डॉक्टर आसिम। महसूस ही हो रहा है कि इस पूरे मुल्क में कोई आदमी करप्शन नहीं कर रहा, कोई करप्ट आदमी नहीं है सिवाय डॉक्टर आसिम के। ये जो तासुर उबारा जा रहा है और ये तासुर जिसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, ये बजाते खुद इस ऑपरेशन के लिए बहुत खतरनाक बात है। देखिए, जिस मकसद के लिए, जिन दहशत गर्दों के खिलाफ, जिस दहशत गर्दी के खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू किया गया था और जिस पर तमाम जमातों ने इत्तफाक राय किया, जिस पर तमाम इदारों ने इत्तफाक किया, इस ऑपरेशन को उसी तरह उसी समत में जाना चाहिए जी। अगर दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कामयाब होता है तो अगर सियासी जमातों में किसी को सबसे ज्यादा खुशी होगी तो कामयाबी होगी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी।
जिसने सबसे आगे बढ़कर दहशतगर्दों को चैलेंज किया है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये क्लेम करती है कि अदालतों में जाने से, कानूनी लड़ाई लड़ने से आप कभी आंख नहीं चुराएंगे। लेकिन अभी हम देखें कि मौला बख्श आंडियो साहब ने कहा कि जी अगर हमारा ताल्लुक है, हम मदद करें तो इसमें क्या गलत है। और मदद को अगर मैं इसकी इंटरप्रिटेशन देखूं, हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज किया गया, यानी डीएसपी अल्ताफ हुसैन को इस केस पे लगाया गया, फिर इसके अलावा प्रोसिक्यूटर की भी जो चेंज किया गया, तो लोग इसकी वजह से तो शुबात उठाएंगे ना। आप नहीं समझते कि ये अमल नहीं होना चाहिए था? एक बात सुने कि अगर किसी के साथ भी ज्यादती हो रही हो जी, हुकूमत को चाहिए कि उसका साथ दे, किसी के साथ भी हो रही हो। और अगर किसी आदमी का ताल्लुक अगर हुकूमती जमात के साथ या किसी फर्द के साथ है तो ये उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बन जाती कि आप उसके साथ जायज मदद भी ना करें। आपने दो चीजें उठाई हैं जी। एक आपने कहा कि जी आईओ चेंज हो गया। देखें, आईओ तब्दील होना कोई अनोखी बात नहीं है, और आईओ तब्दील हुआ डॉक्टर आसिम की फैमिली की कंप्लेंट पर। उन्होंने आईजी सिंध को भी कंप्लेंट की, उन्होंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भी कंप्लेंट की कि जो आईओ इस वक्त है वो ठीक नहीं है, वो बहुत बाइस्ड है और वो गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब अगर इस शिकायत पर आईओ को तब्दील कर दिया गया तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। तकरीबन हर केस में, और हर केस में नहीं तो हर चौथे पांचवें केस में ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज होते रहते हैं। चलें, ये भी छोड़ें। उसके बाद प्रोसिक्यूटर की बात कर रही हैं, अगर वो प्रोसिक्यूटर सिंध के खिलाफ, एक देखें ना, उसको समझने की जरूरत है। एक प्रोसिक्यूटर जनरल है सिंध का, जो तमाम प्रोसिक्यूटर्स का हेड होता है और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को हेड करता है। अगर वो प्रोसिक्यूटर बड़ी अदालत में उसको ये कहे कि तुम कौन होते हो हमारे मामला में पढ़ने वाले, उसके बाद वो प्रोसिक्यूटर जो है वो सिंध हाई कोर्ट में सिंध हुकूमत के खिलाफ पिटिशनर बन जाए, और उसके बाद वो प्रोसिक्यूटर जो सिंध हुकूमत का मुलाजिम है वो जाकर मीडिया पर सिंध हुकूमत के खिलाफ बातें करना शुरू कर दे और एक फरीक उस पूरे केस के अंदर, तो वैसे भी ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है कि ऐसे किसी आदमी को ऐसे किसी मुकदमे की पैरवी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो ये हमने बिल्कुल किया है, और अगर कोई और शख्स भी फरीक बनने की कोशिश करेगा उसको भी करेंगे। देखिए, बुनियादी तौर पर जो चीज समझने की है, अगर डॉक्टर आसिम ने, जो ये बात अभी चल रही है और अब रेहान हाशमी साहब भी बता रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हो गई है, डॉक्टर आसिम के ऊपर जो इल्जामात हैं वो इल्जामात तो बेसिकली एमक्यू के ऊपर हैं सारे, कि इनके लोगों के कहने पर डॉक्टर आसिम ने दहशतगर्दों का इलाज किया है। ये उनके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम है, बाकी बराह रास्त उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। बाकी वही तो बात है कि करप्शन से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, या बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज को चार्टर दे देना, इन सब पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। एक सेकंड बीबी, एक सेकंड। अब जो बातें आप कर रही है ना कि उन्होंने सुई गैस के अंदर ये कर दिया, पीएसओ के अंदर ये कर दिया, पीएमडीसी के अंदर ये कर दिया, अगर ये सारे इल्जाम भी ठीक हैं, सारे इल्जाम में मान लो अगर ठीक भी हैं, अभी रेंजर्स का दायरा नहीं बनता। अब ये आप अगर चौधरी निसार अली खान, एक सेकंड, अगर नहीं मैं दूसरी बहस में नहीं जा रहा हूं, जहां से बहस आपने छेड़ी मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अगर चौधरी निसार अली खान ये कहे कि रेंजर्स का करप्शन के मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी टीवी चैनल ने नहीं कहा कि चौधरी निसार ये बात क्यों कर रहा है। उनके कई वुज़रा मेरे साथ टीवी प्रोग्राम में बैठकर ये बात कहकर गए हैं कि रेंजर्स का करप्शन के मुकदमा से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी का कोई सवाल से ताल्लुक नहीं है, सही आपकी आप पॉइंट नोटेड सही साहब, यही सवाल अगर मैं इमरान इस्माइल साहब के पास लेके जाऊं, जब तक तो बहुत प्रेशर आ रहा था वफाकी हुकूमत की तरफ से कि जी रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी होनी चाहिए। अब ये मशरूत रेजोल्यूशन, मैंने मशरूत इख्तियारात पर रेजोल्यूशन पास हो गई है, उसके बाद से ऐसा कोई अग्रेसिव बयान वहां से नहीं आया। इसको हम किस तरह रीड थ्रू करें? सिद्रा, मैं समझता हूँ कि जो सईद भाई अभी बात कर रहे थे वो बात इस तरह मुनासिब नहीं है या पूरी तरह करेक्ट नहीं है कि जो ये कह रहे हैं ना कि जी रेंजर्स के इख्तियारात जो हैं उनका इख्तियार नहीं है, दायरा कार नहीं है कि वो करप्शन की तरफ जाएं। तो इसका मतलब है पहले तो ये समझ लें कि पीपल्स पार्टी करप्शन को डिफेंड करने निकली हुई है, और करप्शन के डिफेंस में चाहे उसमें कराची में लाशें गिरें या कराची वाले मुतमईन ना हो या यहाँ पे और कोई हालात खराबी की तरफ जाएं, उससे कोई इनको प्रॉब्लम नहीं आ रहा, उसमें कोई इबाम नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब रेंजर्स ऑपरेशन करने जाते हैं और वो किसी टेररिस्ट को पकड़ते हैं या किसी इस तरह की पीछे जाते हैं, तो उसमें हो ये रहा है कि उसकी जो सप्लाई लाइन है जहाँ से पैसा आ रहा है वो उसको फॉलो करते हुए जब जाते हैं तो पीछे से यहाँ पीपल्स पार्टी के बड़े लोग निकल आते हैं। मुमकिन है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं किसी इंफॉर्मेशन की बेस पे नहीं कह रहा, मुमकिन है
कि डॉक्टर आसिम ने जानबूझ के या दानिस्ता तौर पे कोई टेरर फाइनेंसिंग में हिस्सा ना लिया हो, लेकिन ये बात बिल्कुल करेक्ट है और दुनिया में प्रूवन है कि टेरर फाइनेंसिंग में जो पैसा जाता है वो ब्लैक मार्केट का या चोरी का या करप्शन का पैसा जाता है। वो अगर उसको फॉलो करते हुए वहां पहुंचे हैं तो उसको उस सप्लाई लाइन को कहते ना काटें, आप वहां ना पहुंचे। इसमें कहां खड़ी है? क्योंकि पहले तो ये बात हो रही थी कि जी अगर रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी ना की गई तो हो सकता है गवर्नर राज इज ऑन द कार्ड्स। इस वक्त वफाकी हुकूमत इस मामले पे कहां खड़ी है आपके ख्याल में? आई डोंट नो, वफाकी हुकूमत में भी स्प्लिट है इस चीज के ऊपर। चौधरी निसार की एक बिल्कुल फर्क लाइन है और एक फर्क सोच है और उनका एक अलग ग्रुप है वहाँ वफाकी हुकूमत में, और वो दूसरा जो है ज़ाहिर शरीफ बरदरान जो है वो डोमिनेट करते हैं ग्रुप को। तो इन दोनों की थिंकिंग जो है वो बिल्कुल दो डिफरेंट थिंकिंग पर चलते हैं। हमें उम्मीद है कि चौधरी निसार इसको इंटरफेयर करके रेंजर्स के इख्तियारात को बहाल करेंगे। रेंजर्स के इख्तियारात खत्म करना सिंध हुकूमत का फोर्टे भी नहीं है। सिंध हुकूमत नहीं खत्म कर सकती रेंजर्स के इख्तियारात। इससे भी ये कह सकते हैं कि हाँ रेंजर्स अंदर आए या कराची में रहें या ना रहें, बस ये नहीं कह सकते कराची में तो रहेंगे लेकिन किसी को कत्ल करते हुए देखेंगे तो आंखें बंद कर लेंगे और चोरी करते हुए देखेंगे तो पकड़ लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह अभी ये कंडीशनल ये रेजोल्यूशन पास हुई है उसमें कहीं ये इबाम मौजूद नहीं है कि रेंजर्स के पास इख्तियारात नहीं है। इख्तियारात की तौसीह 6 दिसंबर तक हो चुकी है, लेकिन ये जो सवाल है ये ज्यादा गहरा सवाल है कि क्या टेरर फाइनेंसिंग को और करप्शन को हम एक ही मद में एक ही जमरे में डाल सकते हैं या नहीं। इस पर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यहाँ हम बात कर रहे हैं रेंजर्स के इख्तियारात के तौसीह के मामले पे, जिसमें हम देखते हैं कि दिन ब दिन ये डोर थोड़ी उलझती चली जा रही है क्योंकि देयर इज नो डेफिनेटिव कंसेंसस कि क्या इख्तियारात में टेरर फाइनेंसिंग और करप्शन को आप एक ही मद में रख सकते हैं, क्योंकि करप्शन के लिए आपके पास दूसरे इदारे मौजूद हैं। आपके पास नैब है, FIA है। वाई आर वी ऑलरेडी थिंकिंग कि सिर्फ और सिर्फ रेंजर्स ही ये काम करेंगे? सईद साहब, एक सवाल आपसे ये बनता है कि जब भी ये मामला तौसीह का तूल पकड़ता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि ना सिर्फ आप इख्तियारात की तौसीह कर देते हैं बल्कि और चीजों से और मराद भी देते हैं। उसकी क्या वजह बनती है? पहले हमने देखा कि जब इख्तियारात की आपने तौसीह दी तो 9000 एकड़ महकमा जंगलात की सिंध की जमीन दे दी रेंजर्स को। अब आपने फिर एक 2 अरब 87 अरब का मंसूबा वफाक की मंजूरी के लिए दिया है ताकि रेंजर्स को और वसाइल दिए जा सके, उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। ये क्या मामला है? पहली बात तो ये कि ये जो आपने 87 अरब का बताया इसके तो मेरे में कोई चीज नहीं है, तो मैं इस पर बात नहीं करूंगा जी। लेकिन वो जो 9000 एकड़ की आपने बात की वो गालिबन रेंजर्स को नहीं दिए गए हैं, वो पाक फौज को दिए गए हैं। और वो उन्होंने काफी अर्सा पहले शायद मांगे हुए थे। जो शहीद होते हैं या जो जख्मी फौजी जवान होते हैं मुख्तलिफ वाकयात में, उनकी फैमिलीज के लिए हैं जी। तो उसका रेंजर्स के इख्तियारात से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं एक आधी वजाहत करूं, अभी इमरान इस्माइल साहब ये फरमा रहे थे कि सूबाई हुकूमत जो है वो इख्तियारात में कमी नहीं कर सकती और रेंजर्स को दे भी नहीं सकती और ले भी नहीं सकती। अगर इतनी सीधी बात है तो फिर ये बहस किस बात की है कि जी सिंध हुकूमत इख्तियार दे दे और क्यों नहीं दे रही और शर्त के क्यों लगा रही है और असम्बली में क्यों लेकर जा रही है, तो बात ही जरूरी हो जाती है। लेकिन मैं गुजारिश ये करूंगा इमरान इस्माइल साहब से कि वो थोड़ा सा आइन का आर्टिकल जो 147 है वो भी पढ़ लें और जिस कानून के तहत रेंजर्स को इख्तियार दिए जाते हैं, जो ATA का सेक्शन है 11EE वो भी पढ़ लें। और एक नोटिफिकेशन जो पिछली मरतबा हुकूमत ने निकाला था, मेरे पास इत्तफाक से उसकी कॉपी भी मौजूद है, ये जो है 11 अगस्त 2015 का, अभी जो इससे आखिरी दफा जब एक्सटेंशन हुई थी उसका, वो भी पढ़ लें। उसके अंदर वफाकी हुकूमत ने खुद ये कहा है कि एज मे बी अथराइज्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो इख्तियारात उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी वो काम करेंगे। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जब गवर्नर राज का जो मैंने यहाँ पे जिक्र किया, बल्कि इमरान इस्माइल साहब के पास ही ये पेपर ले जाते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जहां बात की जा रही है आर्टिकल 148 149 के तहत, उन्होंने कहा जी गवर्नर राज की भी जरूरत नहीं है, अगर वफाकी हुकूमत चाहे तो डायरेक्टली भी तौसीह कर सकती है। और आपने भी यही कहा, तो फिर इतना इबाम क्यों है, इतना क्यों इंतजार किया जा रहा है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, ये तो इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं। तो मैंने कहा अगर इतना ही सीधा है तो फिर सिंध हुकूमत से मुतालबा क्यों कर रहे हैं? मैं उन्हीं से पूछना चाह रही थी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का ऑप्शन भी मौजूद है, गवर्नर राज इज ऑल्सो ऑन द कार्ड या ऑन द टेबल, जिस तरह अभी बात की जा रही है, लेकिन फिर भी पहली ऑप्शन या पहली तरजीह तो यही थी कि सिंध हुकूमत इसको खुद ही अपने तरीके से तौसीह दे दे। इमरान साहब, मैं आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, मैं हो सकता है सईद भाई हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन इसके अंदर जो मोटी चीज मुझे समझ आई है
जो मेरी नाकस राय है उसके अंदर ये है कि जो रेंजर्स है ये फेडरल गवर्नमेंट के ताबे होती है, फेडरल इदारा है, ये प्रोविंशियल इदारा नहीं है, जैसे FIA है, इस तरह की चीजें। जब आप ये फेडरल इदारे के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है कोई कदम नहीं लगा सकती कि जी उनको इसके ये इख्तियार नहीं देंगे, वो इख्तियार देंगे, काट देंगे, ये नहीं कर सकते। ये जो भी डबल ई कह रहे हैं या व्हाटएवर कह रहे हैं सारे पढ़े, मुझे जो समझ आई वो ये है। लेकिन एक चीज सिंपल सी देखने वाली है, सारी चीजों को साइड पे रखें। किसको तकलीफ है करप्शन से? जिसको करप्शन से तकलीफ है, ये चोट की दाढ़ी में तिनका तो साफ नजर आता है कि आपको अगर करप्शन से तकलीफ है, अगर इमरान इस्माइल साहब ये कहें कि जी करप्शन के लिए आप रेंजर्स को हटा दें, बाकी आप टारगेट किलिंग के लिए ठीक है रेंजर्स को ऑन कर दें, तो इसका मतलब है कि इमरान इस्माइल साहब करप्शन में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। अगर इमरान इस्माइल साहब ये कहते हैं कि टारगेट किलिंग करप्शन के लिए तो और इदारे मौजूद है, रेंजर्स का मैंडेट करप्शन का नहीं है। नैब सिद्रा, जो नैब मैंडेट की क्या बात है, मैं आपको बता रहा हूँ टेरर फाइनेंसिंग से कनेक्ट हो रहा है। हमें अगर कहीं से सुकून मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, तो मिलने दें खुदा के वास्ते, उसको रोकते क्यों है? ये वही रोकेगा ना जिसको तकलीफ होगी। आप सिद्रा मुझे बताएं आपको क्या तकलीफ है? आपको इतराज है कि रेंजर्स करप्ट लोगों को पकड़े? आपको कोई प्रॉब्लम है इससे? आई डोंट थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम टू इट। प्रॉब्लम सिर्फ उनको होगी जो करप्शन कर रहे होंगे, करप्शन में इन्वॉल्व होंगे, या उनके करीबी अजीज और कारिब या पार्टी के लोग करप्शन में इन्वॉल्व होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ओवर सिंप्लीफिकेशन, ये बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन है। खुदा न खासा इसका मैंने अभी थोड़े दिनों पहले यही बात किसी और जमरे में भी सुनी थी कि एक कानून से सिर्फ उन्हीं को प्रॉब्लम होगी जो ये कानून मुर्तद करना चाहते हैं, यानी कत्ल के उस पर कैपिटल पनिशमेंट से सिर्फ उन्हीं को प्रॉब्लम होगी जो कल को कत्ल करने की ख्वाहिश रखते हैं। आई थिंक दैट इज एन ओवर सिंप्लीफाइड सोल्यूशन टू इट। रेहान, आप क्या कहेंगे? सब, लेकिन एक बात जो नजर आ रही है कि आपने बल्दियाती इंतखाबात में जिस तरह आपका वोट बैंक है कराची में मौजूद, और अगर वाकई ये कराची की दिल की आवाज है कि रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी होनी चाहिए, व्हाई डिड वी नॉट सी MQM ऑन द स्ट्रीट? सब निकले, आप नहीं निकले। देखिए, मैं इस बात को एड्रेस करूंगा, लेकिन अभी सईद साहब ने बात की कि कहीं पर भी नाजायज होगा तो सिंध गवर्नमेंट अपना स्टांस लेगी। तो फिर यहाँ पर लोग पूछने पर मजबूर हैं कि इससे पहले भी तो कुछ बहुत सारी चीजें नाजायज होती हुई नजर आ रही थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जंगी कैदियों की तरह जब लेकर जाया जा रहा था, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अर्बन जो रिप्रेजेंटेशन करती है सिंध की, उसके हेड ऑफिस पे छापा मारा गया 5 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, और 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 90 दिन के रिमांड पर दे दिया गया। उस वक्त सिंध हुकूमत सो रही थी। बल्कि इसको इस तरह पूछ लेते हैं ना कि जब 9-0 पे रेड हुई, तो जो आज आप कह रहे हैं कि किसी भी सियासी शख्सियत को अगर गिरफ्तारी करते हैं तो CM साहब को मुतला करना बहुत जरूरी है। सईद साहब, क्या 9-0 की दोनों दफा जब रेड हुई तो CM साहब की इत्तला थी, उनको इस बारे में खबर थी? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो उस वक्त मुझे याद पड़ता है CM साहब के इल्म में शायद वो बात नहीं थी। अच्छा, जहां तक बात की रेहान ने कि मेरी बात, जब तक रेहान ने जहां तक बात की कि वो जिस तरह इनके लोगों को पकड़ के अदालतों में लेके जाया गया या जो इनके साथ ज्यादतियां हुई, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, मैंने कोई बंद कमरे में बात नहीं की, कहीं इनके लोगों से बात नहीं की। मैंने टीवी के एक नहीं पता नहीं दर्जनों प्रोग्राम में बात की, जहां जहां MQM के साथ गलत हो रहा था। मैंने अलग ऐलान ये कहा कि ये गलत हो रहा है और उनके साथ ये रवैया नहीं होना चाहिए। MQM को पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हमें काम करने की इजाजत देनी चाहिए, उनको दीवार से लगाने का जो सिलसिला है वो रुकना चाहिए। तो जहां जो बात कही जानी चाहिए वो मैंने कही है और मेरे कई और पार्टी के लोगों ने भी कही है। लेकिन जो बुनियादी तौर पर मैं थोड़ा सा, इमरान इस्माइल साहब इतनी सादगी से बात कर रहे हैं कि जी ठीक है, अगर हो रहा है तो करने दे देंगे, फिर तो ये एक लाकानूनियत का एक माहौल होगा ना। मैं एक आपको सीधी सी मिसाल देता हूं, मैं पूछना चाहता हूं इमरान इस्माइल साहब से कि ड्रोन अटैक्स जब हो रहे थे दहशतगर्दों के ऊपर, और उसमें वो दहशतगर्द मारे जा रहे थे जो हमारी मस्जिदों पे हमले कर रहे थे, हमारे बच्चों को मार रहे थे, हमारी इमाम बारगाहों पे हमले कर रहे थे, उस वक्त PTI ने क्यों जाकर नेटो सप्लाईज रोकने के लिए धरने दिए और जाके ये कहा कि ये ड्रोन हमले बंद होने चाहिए? हालांकि वो तो दहशतगर्दों को मार रहे थे, क्यों उनको तकलीफ हो रही थी? इसलिए उसूली तौर पर उनकी बात ठीक थी, इसलिए कि अमेरिका को ये इख्तियार नहीं पहुंचता कि वो हमारी जो मुल्की जो बॉर्डर्स हैं उनकी वायलेशन करे और आकर वहां पर ड्रोन हमले मारे। इनकी बात ठीक थी। दूसरी बात यह है कि आज हमारी पाक फौज के जहाज जाते हैं, वहीं बमबारियां करते हैं, ना ये एतराज करते हैं ना मैं एतराज करता हूं, इसलिए
कि हमारी फौज हमारी बहस दूसरी तरफ चली जाएगी सईद साहब, लेकिन जो 90 वाला मैंने आपसे सवाल किया था, सीएम साहब ने ये तक कहा, उसके बाद जस्टिफाई किया कि मेरे इल्म में था, उनके ऑफिस से ये बात आई कि नहीं जी हमें ऑन बोर्ड लिया गया था। आप उस जस्टिफाइंग पोजीशन पे कैसे पहुंचे, और आज के आप कहते हैं कि ये जो मशरूत रेजोल्यूशन आपने पास की है ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं तमाम सियासी जमातों की डिमांड है? पहली बात ये है कि ये तासुर भी बड़ा गलत है कि वो ऑपरेशन सिर्फ एमक्यूएम के खिलाफ हो रहा था और हम उस पर चुप रहे। मैं बार बार कहता रहा हूं कि अगर इस ऑपरेशन के आप फिगर्स ले लें, थोड़े से फैक्ट्स कहीं से तलाश करें, तो कराची में सबसे ज्यादा छापे, सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां, सबसे ज्यादा मुकाबले, सबसे ज्यादा हलाकतें लियारी में हुई हैं। और ये रिकॉर्ड की बात है, मेरे कहने से आप ना माने इस बात को। अगर पीपल्स पार्टी के अपने स्ट्रांग होल्ड में ये ऑपरेशन इस तरह हो सकता है और वहां भी लोगों के साथ बहुत सारी ज्यादतियां हुई होंगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ठीक है, जल्दी से क्विकली अपना स्टांस बताइए, व्हाई आर यू नॉट ऑन द स्ट्रीट्स, बस ये बताइएगा मुझे। हम सिंध की दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं हम, मौजूद के साथ जो सड़कों पर अभी मौजूद हैं उनका क्या सियासी बैकग्राउंड है मौजूद के साथ? तो फिर क्या आपको पहले आना चाहिए था ना। हमने तो अपना मौकिफ बहुत ही जोरदार अंदाज में सिंध असेंबली के फ्लोर पर हमने पेश कर दिया है और उससे पीछे नहीं हटेंगे। देखें, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि आप टेरर फंडिंग के हवाले से, देखें आपके सामने मौजूद है, यहां पर इनके वजीर ने ऐलान किया था कि मैंने 3.5 लाख असलहे का लाइसेंस दिया है। तो ये और उसके बाद से जो किलिंग शुरू हुई है, खोपड़ियां काट काट कर लोगों से खोपड़ियों से फुटबॉल खेला गया यहां पर। तो मैं तो चाहूंगा, कराची के लोग चाहेंगे कि 3.5 लाख असलहा के लाइसेंस बांटने वाला, उसके पास 3.5 लाख असलहा का पैसा कहां से आया, उसने जो 3.5 लाख असलहा बांटा है। तो ये तो टेरर फंडिंग की जो शुरुआत हुई है इन्हीं के तो वजीर ने की है, तो उसको भी गिरफ्त में आना चाहिए। अभी ये कदगन लगा देंगे रेंजर्स के ऊपर, तो रेंजर्स कम से कम ये स्टांस तो ले रही है, एक्शन तो ले रही है, चाहे उसमें हमारी रिजर्वेशन मौजूद है। एमक्यूएम की रिजर्वेशन के बावजूद भी एमक्यूएम चाहती है कि ये इसका सफाया हो। दूसरी अहम चीज ये कि देखें, सिंध में एहसास महरूमी बढ़ रही है, ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत होना चाहिए था। ये बात दुरुस्त है इनकी किसी हद तक कि ये प्रोविंशियल एक्शन प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या सारे दहशतगर्द, क्रिमिनल्स और करप्शन का बाजार गर्म करने वाले क्या सिंध में ही मौजूद हैं? और सिंध से अगर आप ये कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे सिंध में एक एहसास महरूमी उजागर हो रहा है, इसको पूरे पाकिस्तान के हद तक फैलना चाहिए। लेकिन ये कतई तौर पे जस्टिफिकेशन नहीं है कि ना हो, ये जस्टिफिकेशन हम नहीं दे सकते। अगर सिविल इदारे हमारे इतने कैपेबल होते हैं, सिविल गवर्नमेंट हमारी जम्मूरी गवर्नमेंट, ग्रे एरियाज, एक तरफ आप कहते हैं कि कराची में उन पे कदगन नहीं लगनी चाहिए, दूसरी बात जिस पे मेरे ख्याल में सब अग्री करते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में ये एक्शन होना चाहिए। बहरहाल फिर भी यहाँ जो बात वाजे नहीं हो रही कि क्या अगर हम कहते हैं कि 3.5 लाख असलहे के लाइसेंसेस कराची में दिए गए, उसको हम क्यों कर टेरर फाइनेंसिंग से अलग कर सकते हैं? इस पर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे पहला सवाल ब्रेक से आने के बाद इमरान साहब आप ही से करना चाहूंगी। यहाँ पे जब बात की जाती है टेरर फाइनेंसिंग की, करप्शन की, पीटीआई का हमेशा से उस पर एक स्टांस रहा है, लेकिन अहम बात यह है कि क्या आप समझते हैं कि जब आज आप निकले हैं कराची की सड़कों पे इसी हवाले से कैंपेन करने के लिए, तो दोनों जमातों ने अलग अलग, और कुछ ने ऑन एयर कुछ ने ऑफ एयर, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी और एमक्यूएम ने भी, उन्होंने कहा जी सड़कों पर वो निकले जो सियासी यतीम है। ये एक ही टर्मिनोलॉजी का यूज करना किस तरफ इशारा कर रहा है? कोई बैकडोर डिप्लोमेसी है, कोई मुफाहिमत है इनके दरमियान? अच्छा, मेरे लिए सरप्राइज है, मैंने अब तक एमक्यूएम के मुंह से ये बात सुनी नहीं। पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है जी। अगर एमक्यूएम का ये मौकफ है तो मुझे अफसोस है, आई डोंट नो, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अब तक ये बात नहीं सुनी। आप समझते हैं कि आपसे ये अभी जो सईद भाई ये रेहान बैठा हुआ है, या तो रेहान कंफर्म कर दे ये कह रहे हैं तो मैं यहाँ से आगे शुरू करूँ फिर। चले आप इससे आगे जो बात सईद साहब के हवाले से कर रहे थे, ये हम कभी और डिस्कस कर लेंगे टर्मिनोलॉजी को। वो जो मुस्कुरा रहे हैं उन्होंने खुद ही कहा था जो बात। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ ये बता दूं कि वो बेशक एमक्यूएम कराची में जीती है, हमने मुबारकबाद भी दी उनको। अगर वो इज्जत संभाल नहीं पा रहे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमने बड़े दिल का मुजाहरा किया। और हम ये भी बता दूं कि हमें 3.5 लाख वोट अब इस इलेक्शन में जिसमें हम हारे हैं कराची में, इसमें 3.5 लाख वोट मिला है, तो इतनी तो सपोर्ट हमारी होगी ना। तो लिहाजा एक दूसरे की इज्जत अगर करते हुए चले तो बेहतर है, नहीं तो फिर हम सभी एक दूसरे की पकड़ियां उछालते रहेंगे। मैं सईद भाई की बात को कहता कि इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा ऑपरेशन जो है वो पीपल्स पार्टी की पुरवाल लियारी में हमारे कारकुनों के साथ जाती भी हुई, लेकिन हम चुप रहे। अच्छा, तो फिर आपकी चीख कहाँ निकली? आपकी चीख वहां निकली जैसे ही आपने मंजूर काका के ऊपर हाथ डाला रेंजर्स ने,
बिल्कुल आप उठ के खड़े हो गए और आप ईंट से ईंट बजाने का आपने ऐलान भी कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने कारकुनों से ज्यादा, यानी जहां कारकुनों पर ज्यादती हो रही थी वहां तो आप चुप रहे, लेकिन जहां बिल्डर माफिया और कब्जा माफिया के ऊपर हाथ डाला गया वहां आपसे रोका ही नहीं गया। तो आप इससे सारे कनेक्शन और सारी चीजें देख सकती हैं, ये इंटरलिंक्ड है सारी चीजें। कहां से किसको प्रेशर आता है, कौन किसका प्रेशर सस्टेन करता है, कौन प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाता, किसको कराची से मोहब्बत है, किसको कराची से मोहब्बत नहीं है, कौन अपने लोगों के लिए खड़ा होता है, कौन नहीं होता है, ये सब सामने आपको नजर आता है। यहाँ पे तो मुझे समझ नहीं आई किस तरह की बात करते हैं सईद भाई। हालांकि एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत पुराने वर्कर हैं पॉलिटिकल पार्टी के, लेकिन इनको भी डिफेंड करना इसको मुश्किल हो जाता है कि जब आप एक करप्शन या किसी ऐसी चीज को डिफेंड करने जाते हैं ओवर, और किस चीज के ऊपर आप डिफेंड करने जा रहे हैं कि जहां लोगों की लाशें गिरी हैं, जहां पे अमन अमान की सूरत हाल अबतर है, और जहां पर एमकेएम जैसी जमात जिसने सबसे ज्यादा रेंजर्स को बुरा भला कहा, लान तान की, वो सपोर्ट कर रही है कि जी आप ऑपरेशन कंप्लीट करा लें। इमरान साहब, हमेशा जब कराची ऑपरेशन की बात होती है, मेरा हमेशा से स्टांस रहा है कि इट्स अ थ्री फोल्ड थिंग। सबसे पहले यहाँ पे जस्ट लाइक एनी अदर बिग सिटी, यहाँ पे पेटी क्राइम, स्ट्रीट क्राइम होंगे। दूसरी तरफ आप बात करते हैं पॉलिटिकल मिलिटेंसी की, और तीसरी इसकी लड़ी जाके जुड़ती है टेररिज्म से, जिसमें आजकल दाइश का भी जिक्र होता है, कभी रॉ का जिक्र होता है, कभी मुख्तलिफ एजेंसीज का होता है। आप सबको एक जमरे में नहीं डाल सकते। उसी तरह अगर हम पीटीआई को देखते हैं, पिछले 2.5 साल 3 साल से आप करप्शन के हवाले से बात करते रहे, क्या आपको लगता है कि पब्लिकली वो सपोर्ट जो आप चाहते हैं करप्शन के मुद्दे पे वो आपको मिलती है? लोग आपके साथ आके खड़े होते हैं? जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको भी एक ही बड़ी पिटारी में डाल दें कि जी तमाम के तमाम करप्शन टेरर फाइनेंसिंग की तरफ जाती है, तो ये भी सही नहीं है। नहीं, तमाम नहीं जाती, मैं तो नहीं कह रहा तमाम जाती, लेकिन देखें हर पार्टी का अपना एक स्टैंड होता है, हमारा एक स्टैंड है। इट मे बी पॉपुलर, इट मे बी नॉट पॉपुलर, लेकिन अगर हम सारे जमा हुए एक चीज के ऊपर कि हाँ करप्शन मुझसे एरिडिकेट करनी है, हमने निकालना है, करप्शन को खत्म करना है पाकिस्तान से, तो हम उसी के ऊपर काम करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। हो सकता है हमें सक्सेस मिले, हो सकता है सक्सेस ना मिले। मैं अगर सिर्फ जो पब्लिक में पॉपुलर नारे हैं अगर उसके पीछे जाने की कोशिश करूं तो मैं चेंज तो नहीं ला सकूंगा। आई विल बी वन ऑफ द सेम पार्टीज। अच्छा, अब अगर प्रिंसिपल स्टांस की बात करें तो सईद साहब, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये स्टांस लिया है कि क्योंकि आप एंटी टेररिज्म हैं और आपने तमाम तर इस तरह के जो तालिबान कह लें, बाकी फोर्सेस कह लें, उनकी नफी की है, तभी आपने खमियाजा भी भुगता है। 2013 में आप इतने पॉपुलर नहीं रहे, आपको कैंपेन करने की इजाजत नहीं मिली, आप इलेक्शन में उस तरह नहीं आए। लेकिन लोग फिर ये भी कहते हैं कि दो राय है। आज जब इसके ऊपर सब लोग मुत्तहद हैं, टेरर फाइनेंसिंग को कर्ब करने की बात की जा रही है, कराची ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, तो चाहे डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली आप उसमें हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये परसेप्शन अफोर्ड कर सकती है? एक तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि मुझे मेरी तरह दीजिएगा, आप सवाल लंबा करती हैं फिर आगे जवाब देते हैं ना, आपकी और शिफ्ट हो जाती है। मेरी बात जरा पूरी सुनिएगा। पहले तो मैं इमरान इस्माइल साहब को थोड़ा करेक्शन कर दूं, अगर वो मेरी बात गौर से सुने और बजाय उनको जो वो मीडिया सेल इन्फॉर्मेशन भेज रहा है उस पर ध्यान कम दें और मेरी बात गौर से सुने तो उनको समझ आ जाएगी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रेंजर्स ने जब तक अपने इख्तियारात के दायरे में रहते हुए पीपुल्स पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाइयां की, हमारे सिटिंग मिनिस्टर के दफ्तर पे भी रेड किया, हमारे पार्टी के अहदेदारों को भी उठाया और कई कई दिनों तक वो गायब भी रहे, हमने आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब वो अपने इख्तियारात से तजावज करके और कामों में जाएंगे तो बतौर हुकूमत की हमारी जिम्मेदारी बनती है, और ये तासुब इनका गलत है कि वफाकी इदारा है तो हम उसको पूछ नहीं सकते हैं। वफाकी इदारा होने के बावजूद वो स्वत के मातहत इस वक्त काम कर रहा है और ये आइन और कानून का एक तरीकेकार है जो इनकी शायद समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात आपने जो कही, देखें, जब तक कराची ऑपरेशन ठीक सिमत में जाएगा, चलता रहा है, आगे बढ़ेगा, हम उसकी सपोर्ट करेंगे और हमने पहले भी की है। कराची में अगर दहशतगर्दी खत्म होती है, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होती है, तो पीपुल्स पार्टी से ज्यादा बेनिफिशियरी उसका कोई भी नहीं है और ये हम समझते हैं इस बात को। लेकिन अगर रेंजर्स कंट्रोवर्शियल बनती है और उनकी तवज्जो कहीं और जाती है, लोग अपने मफादात के लिए उनको और मकासद के लिए इस्तेमाल कहीं करना चाहते हैं, तो उसका नुकसान रेंजर्स से ज्यादा कराची ऑपरेशन को होगा और पूरे सिस्टम को होगा। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। देखिए, अब इनको लगता है कि हम कोई करप्शन की वो करने पे आ जाते हैं। भाई, करप्शन के लिए इदारे हैं और अदालतों ने, ये भी शायद लोग भूल जाते होंगे, आपको शायद याद होगा सिद्रा, क्योंकि आप थोड़ा फॉलो करती हैं चीजों को, सुप्रीम कोर्ट का एक बदअमनी बेंच बना हुआ है कराची का जी। वो पिछले 4-5 सालों से सिर्फ बदअमनी नहीं देख रहा, वो सिंध हुकूमत की एक माइनर चीज भी देख रहा है। सिंध इस वक्त पूरे पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहां पर कोई आदमी डेपुटेशन पर नहीं है, जहां पर किसी को एक्सटेंशन नहीं मिल सकती है,
जहां पर किसी की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं है। ये बाकी सूबों में सब जायज है, यहां पर नहीं है। चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियारात होने के बावजूद वो कानूनी तौर पर भी जो जमीनें लोगों को अलॉट करनी होती है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी सब उन्होंने रोकी हुई हैं, और जो पिछली हुई थी वो भी सारी कैंसिल करवा रहे हैं। तो हमने तो अदालतों की ज़ेर निगरानी रहते हुए सारे हम काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर तो बड़ी क्लोज वॉच है सबकी, तो हम सारी चीजें ठीक करें। बाकी उसके बावजूद भी लेकिन सही इमरान इस्माइल साहब वर्षों में कहते हैं कि हमारे लोगों मुझे थोड़ा सा एक सवाल करने का आपसे मौका दीजिए। जी जी, एक सवाल करने का मुझे मौका दीजिए कि जहां इमरान इस्माइल साहब। जी आप फरमाइए। जी जी बोले। नहीं आप कहिए, आप अपनी बात मुकम्मल। इमरान इस्माइल साहब जब हर शो में बैठ के कहते हैं कि हमारे वजीरों ने करप्शन की है और इनके पास सबूत हैं, तो देखिए सिंध हाई कोर्ट का रवैया सबको पता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से क्या है। आपके पास शवाहिदें लेके चले जाइए, जिस आदमी के ऊपर साबित होता है लटकाइए, जेल में डालिए, सजा दिलाइए, हम कौन उसके बचाने को आए? सवाल अब मुझे कर लेने लेकिन अगर आप यहाँ पे आप जब टोटल बात करते हैं, देखिए मैं एज आपकी पार्टी के हवाले से बात यहाँ पे कर रही हूँ कि आप एक नेशनल लेवल की पार्टी हैं, क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं जब आप विफाक में आपकी हुकूमत होती है, आप कहते हैं कि जी कोएलिशन गवर्नमेंट है, हम इतने स्ट्रांग नहीं है कई चीजों में, वहां पे भी आपको मुफाहमत से समझदारी से काम लेना पड़ता है। आज आप कह रहे हैं कि आप पे क्लोज वॉच है और उसमें भी आपने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया हुआ है, इससे यू आर मेकिंग योर ओन पार्टी गो अनपॉपुलर, यानी स्टांस आप या प्रिंसिपल स्टैंड जहां पे भी ले रहे हैं उससे आपको फायदा क्या हो रहा है, मैं ये जानना चाहती हूं। देखिए बात यह है कि अगर हम भी उसी लय में और भेड़ चाल में चलना शुरू हो जाएं जिस तरह बाकी लोग करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ज्यादती होगी। हमने पिछले 5 सालों में जब वफाक में थे, हमने पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं की, लेकिन हम समझते हैं कि हमने निजाम को, सिस्टम को मजबूत करने के लिए अपनी पॉपुलरिटी दांव पे लगाई और मुल्क के जो हक में बेहतर हो सकता था वो हमने किया है, और शायद अभी हम ये कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो जमातें जो दहशतगर्दों की हामी थी, उनके बलबूते पर इंतखाबात जीत कर आई, आज वो चैंपियन बन रही है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, और वो जमात जो दहशतगर्दों से लड़ रही थी उसको ये उन्होंने निशाना बनाया हुआ कि हम दहशतगर्दों को बचाना चाहते हैं। आपके लिए भी लम्हा फिक्रिया होगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। अगर आप लोगों का दुश्मन साझा है और आप टेररिज्म के खिलाफ है, तब तो आपको भी अपनी स्ट्रेटजी पे नजरसानी करनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। जी सिद्रा, हमने कब कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हमने कब कहा कि रेंजर्स जो ऑपरेशन कर रही है वो ठीक नहीं है? हम तो ये कह रहे हैं कि जिस इदारे का जो काम है वो इदारा वो काम करे। अगर आप समझते हैं करप्शन में मुलविस लोगों के शवाहिदें और फोरम मौजूद हैं, आप उनको इस्तेमाल कीजिए, लोगों को सजा दिलवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। रेहान, आखिरी जाते जाते जुमला कह दीजिए, साफ छुपते भी नहीं है, सामने आते भी नहीं है, कहने को आप लोग सब टेररिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी परसेप्शन ये बन रहा है कि कदगन लगाई जा रही है। देखें, यहाँ पर तो पहले एक बात तय कर लें, जो मुल्क में ऑपरेशन ज़रब अज़ब चल रहा है और जिसके ताने बाने कराची को फंडिंग ग्राउंड बना के रखा गया, कराची को मकतलगाह बना के रखा गया, कराची में ऐसे रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ऐसे इलाके मौजूद हैं कि जहां पर इन्होंने अपना कानून नाफिज किया हुआ है, सो कॉल्ड शरिया नाफिज की हुई है। तो कराची के लोग तो मुतमन्नी है कि वहां पर जाके स्ट्राइक किया जाए, और हम चाहेंगे कि हालांकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने रेंजर्स को और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल किया, इल्जामात की सियासत की, हालांकि गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर एमक्यूएम का मौक़िफ़ ये है कि हम तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम एतमाद करते हैं कि दहशतगर्दी को अगर ख़त्म किया जा सकता है तो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारे ही कर सकते हैं, वरना पुलिस में इतनी सख्त नहीं है, पुलिस दूसरा काम नहीं है, उसके लिए रेंजर्स की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कल फिर मुलाकात होगी रात 8 बजे। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।